BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में आपका फिर से स्वागत है। हमने एक नया पाठ्यांश आरंभ किया था, मीडिया लेखन। इसमें हमने कल रेडियो की बात कही थी और रेडियो का कितना महत्व है जनसामान्य के जीवन में, इसका भी हमने विवेचन करने का प्रयास किया था। एक बहुत बड़े आलोचक हैं डॉक्टर जवरीमल पारिक। वे लिखते हैं, रेडियो निरक्षरों के लिए भी एक वरदान है जिसके द्वारा वे सिर्फ सुनकर अधिक से अधिक सूचना, ज्ञान और मनोरंजन हासिल कर लेते हैं। रेडियो और ट्रांजिस्टर की कीमत भी बहुत अधिक नहीं होती, इसी कारण वह सामान्य जनता के लिए भी कमोबेश सुलभ हैं। यही कारण है कि टीवी के व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद तीसरी दुनिया के देशों में रेडियो का महत्व आज भी कायम है। मतलब विकसित और विकसनशील देशों के अलावा जो तीसरी दुनिया है उसमें आज भी रेडियो का महत्व बहुत ज़्यादा है। चाहे उसके लिए दूरदर्शन ने बहुत बड़ा आह्वान निर्माण किया, चुनौती निर्माण की, फिर भी रेडियो का स्थान अभी तक तो दूरदर्शन ग्रहण नहीं कर पाया है, टीवी ग्रहण नहीं कर पाया है। तो देखिए कि एक प्रकार से जवरीमल पारिक ये कहना चाहते हैं कि रेडियो जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह निरक्षर जनता क्यों न हो उसका उपयोग अपनी जानकारी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने ज्ञान के लिए और सूचना प्राप्त करने के लिए कर लेती है। अब देखते हैं कि रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में भी यहाँ हम लिखने का प्रयास करेंगे। रेडियो का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ। यद्यपि इसके आविष्कार का श्रेय गुलिगली मार्कोनी को दिया जाता है, लेकिन इससे पूर्व ही एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस जी ने तरंग संग्राहक, जिसको हम वेब डिटेक्टर कहते हैं, वो बनाया था, जो रेडियो का पूर्व रूप था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय व्यक्तियों की विद्वानों की यह मान्यता नहीं है कि वो पेटेंट अपने नाम पर कर लें। अगर जगदीश चंद्र बोस ये चाहते तो उस समय ये पेटेंट अपने नाम पे कर सकते थे और रेडियो के आविष्कारक के रूप में एक भारतीय को हम स्थान देते, जो एक पाश्चात्य व्यक्ति ने उसका उन्हीं के प्रबंध को चुरा करके लिया है। ठीक है, चाहे जो हो, लेकिन जगदीश चंद्र बोस से पहले मार्कोनी ने इस विषय का पेटेंट कर लिया था। इसलिए रेडियो के आविष्कार के रूप में जगदीश चंद्र बसु की जगह हम मार्कोनी का नाम देखते हैं। सन 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में सर्वप्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र की स्थापना हुई। 23 फरवरी 1920 में मार्कोनी कंपनी ने चैम्सफोर्ड से विधिवत सर्वसम्मत प्रसारण किया। जागृत के निर्देशन में स्थापित बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में केंद्र द्वारा 1920 से रेडियो प्रसारण ने नियमित रूप ग्रहण किया। ध्यान रहे 1920 ईस्वी सन, यह साल इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब अब तक जो बातें हमने की उससे ये जाहिर होता है कि भले ही रेडियो के या तरंग डिटेक्टर, वेब डिटेक्टर के का आविष्कार पहले भारतीय व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने किया था, परंतु इसका श्रेय बाद में मार्कोनी को गया और 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में सर्वप्रथम आकाशवाणी का प्रसारण हुआ, रेडियो का प्रसारण हुआ। उस केंद्र की स्थापना हुई 23 फरवरी 1920 को। मार्कोनी कंपनी ने चैम्सफोर्ड से विधिवत सर्वप्रथम प्रसारण प्रारंभ किया। जॉन रीथ के निर्देशन में स्थापित इंग्लैंड में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अर्थात जो आज बहुत प्रसिद्ध नाम है बीबीसी, इस केंद्र के द्वारा 1920 से रेडियो का प्रसारण नियमित रूप से भी शुरू हुआ। ऐतिहासिक महत्व अलग है और उसका नियमित महत्व अलग है। मतलब
आप इस बात को ध्यान दें कि रेडियो किस प्रकार से हमारा सामान्य जनों के जीवन में आया। अब भारतीय रेडियो का भी इतिहास 1921 से ही आरंभ होता है। मतलब देखिए, एक वर्ष के भीतर रेडियो भारत में आ गया, जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग के द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से मुंबई में संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। ध्यान देखिए, भारत में पहली बार रेडियो से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम ही संगीत का था। सन 1926 में कुछ व्यक्तिगत रेडियो क्लबों के द्वारा प्रसारण कंपनी गठित करके मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में सेवाएं आरंभ कर दी। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना करके प्रथम प्रसारण सेवा का विधिवत शुभारंभ मुंबई में ही हुआ। ध्यान रखिए, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 शहर ऐसे हैं जिसमें अंग्रेजों ने महानगर स्थापित किए थे और जिसमें अनेक सुख सुविधाएं थी, और उस दृष्टि से एक सुख सुविधा भी यहाँ रेडियो के रूप में हमें आरंभ की हुई दिखाई देती है। सन 1930 में भारत सरकार ने, उस समय की भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार थी, मतलब अंग्रेजों के ही अधीन थी लेकिन लोग चुने जाते थे, तो सरकार ने प्रसारण सेवा का प्रबंध का अधिग्रहण कर लिया इसका, और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1936 में पहला रेडियो प्रसारण केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ, और 8 जून 1938 से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी है, ऑल इंडिया रेडियो। बहुत बार ये ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम यहाँ तहाँ होते थे, इसलिए अनेक माइकों पर, पुराने ज़माने के तस्वीरों के माइक पर आपने ये ऑल इंडिया रेडियो के चिन्ह देखे होंगे, नाम देखे होंगे। तो ध्यान रखिए कि 1921 में भारत में रेडियो पहली बार आया, और वह पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग की ओर से और टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से मुंबई में पहली बार संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया गया। 1926 में कुछ लोगों ने, व्यक्तिगत रेडियो क्लबों ने एकत्र आकर के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की, और जिसका प्रथम प्रसारण विधिवत शुभारंभ मुंबई में हुआ। 1930 में इस सेवा को भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, और जनवरी 1936 में भारतीय रेडियो का पहला प्रसारण केंद्र दिल्ली में शुरू हुआ। 8 जून 1938 को ऑल इंडिया रेडियो का आरंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद ऑल इंडिया रेडियो का व्यापक प्रसार हुआ। सन 1947 में पूरे देश में 6 केंद्र थे मात्र। 1 दर्जन ट्रांसमीटर और 2-2.5 लाख रेडियो सेट थे। वहीं आज हमारे पास 100 से भी अधिक रेडियो स्टेशन हैं, जो देश के 3/4 से अधिक क्षेत्र तथा 90% जनता के 90% जनसंख्या को अपनी प्रसारण सीमा में लिए हुए हैं। करीब 3 करोड़ से या उससे भी अधिक रेडियो सेट प्रत्येक के घरों में है। आज तो मोबाइल में भी रेडियो आ सकता है, उसका ऐप। सन 1957 में व्यावसायिक प्रसारण के लिए किए गई विविध भारती सेवा शुरू की गई। सन 1967 तक आते आते ऑल इंडिया रेडियो व्यावसायिक बना। जुलाई, मतलब सरकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रसारण उसमें होने लग गया। सन 1977 में FM, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जिसका फुल फॉर्म है, उसके ट्रांसमीटर चालू होने से आकाशवाणी को नई दिशा आरंभ हुई, और उस्मानाबाद जैसे छोटे शहर में भी आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र निर्माण हुए। 15 अगस्त 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई। प्रसार भारती प्रमोद महाजन जी के काल में, प्रमोद महाजन जी उस समय प्रसार भारती के प्रमुख थे, जो उस समय की जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अध्यक्ष मंत्री थे, वे स्थापना हुई और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्राप्त हुई। सरकारी निर्बंध शिथिल होने और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने से आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 1993 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, मतलब 14 अगस्त 1993 पर आकाशवाणी प्रसार सेवा में एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जब अंग्रेजी की निर्भरता समाप्त करके
आकाशवाणी ने अपना एक हिंदी प्रभाग शुरू किया। समाचार और सूचना संग्रह करना भी आरंभ किया। अब पहली बार ये हुआ था, तो हिंदी राजभाषा की दृष्टि से यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आकाशवाणी ने से अब लगभग प्रतिदिन 31 हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। जो पहले अंग्रेजी का स्थान था वो हिंदी ने ले लिया, जिसमें 6 अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होते हैं। अप्रैल सन 1994 में स्काई रेडियो कार्यक्रम के तहत उपग्रहों के माध्यम से सीसैट उपग्रहों के माध्यम से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। इस तकनीक से अनेक केंद्रों के प्रसारण ने पूरे देश में उसे सुनने लगे। देखिए, मतलब एक केंद्र का प्रसारण देश का कोई भी भाग सुन सकता था। इसी का परिणाम यह है कि इस समय देश में 164 FM केंद्र हैं। मैं आगे जाकर कहूँ कि कुछ निजी भी आ गए हैं, रेडियो मिर्ची जैसे। और आकाशवाणी के 20 चैनल इस समय रिले प्रसारण करते हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला काफ़ी लंबी है। सभी प्रसारण विधाएं व्यापक जनसमुदाय द्वारा रुचिपूर्वक सुनी जाती हैं। ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, कृषि, व्यवसाय, मनोरंजन इत्यादि सारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना का प्रसार भी इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। इस दृष्टि से रेडियो जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है, खास करके मनोरंजन के क्षेत्र में। बिना का गीतमाला, जिसे बाद में शिवा का गीतमाला का नाम दे दिया, या बहुत सारे कार्यक्रम जो आज भी प्रसारित होते हैं। एक ही फिल्म से जैसा कार्यक्रम है, या व्हाट्सएप गानी जैसा माध्यम है, ये सब रेडियो के माध्यम से होता है। तो रेडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली श्राव्य माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की। अब हम चलते हैं दूरदर्शन की ओर, जिसको हम टेलीविज़न भी कहते हैं। देखिए, जैसे रेडियो का माध्यम हमारे सामने आया, उसी प्रकार से टेलीविज़न का माध्यम पाश्चात्य देशों से आया है। ये आविष्कार हमारा नहीं है। भले ही हम रेडियो में जगदीश चंद्र बोस का नाम उसके आविष्कारक के रूप में लेते हैं, लेकिन दूरदर्शन के बारे में ऐसा नहीं हुआ। जो दृक श्राव्य माध्यम है उसमें दूरदर्शन और फिल्म का समावेश होता है। हम पहले दूरदर्शन देखेंगे, कि बाद में फिल्म, क्योंकि फिल्म में 3 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव था मूक फिल्में थी, मूक और कृष्णधवल फिल्में थी। कृष्णधवल बोलने वाली फिल्में आई, और फिर रंगीन बोलने वाली फिल्में आई। तो उसमें हम बाद में देखेंगे, हम पहले दूरदर्शन को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, दृक श्राव्य माध्यम में फिल्म एवं दूरदर्शन की गणना होती है। वीडियो भी श्रेणी में आता है, बाद में यूट्यूब भी आ सकता है बाद में, लेकिन अब हम केवल यहाँ दूरदर्शन की बात करेंगे। लेकिन लोकप्रियता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी फिल्में और दूरदर्शन का कोई सानी नहीं है, बल्कि फिल्म भी अब दूरदर्शन के साथ जुड़ रहा है और दुनिया का चेहरा मोहरा बदल रहा है। दूरदर्शन की तरंगों के माध्यम से एक साथ दृश्य और आवाज, हम जिसको दृष्टि सातत्य कहते हैं, दृष्टि सातत्य कहते हैं, वो दृष्टि सातत्य और सुनने का सातत्य, दृष्टि सातत्य और श्रव्य सातत्य दोनों एक साथ सुदूर स्थानों तक तीव्र गति से भेजने में सफल हुआ। जिस गति से रेडियो की तरंगे भेजी जाती हैं, उसी गति से दूरदर्शन की भी तरंगे हमारे पास आने लग गई। जनसंचार के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन था, जब लोगों को आवाज के साथ साथ दृश्य भी देखने को मिलने लग गए। रेडियो की सीमा यह थी कि यह माध्यम पूरी तरह से आवाज पर निर्भर करता था, केवल कान के द्वारा ही वो सुना जा सकता था। परंतु जैसे ही लोगों को, देखिए कि एक और क्या था कि 2 माध्यम उस समय थे। एक समाचार पत्र थे जो केवल पढ़े जा सकते थे, जो केवल दृश्य थे, और रेडियो केवल श्राव्य था। तो इन दोनों के मिश्रण के रूप में हमारे सामने दूरदर्शन श्राव्य और दृश्य अर्थात दृक श्राव्य दोनों रूप में हमारे सामने आया। और समाचार पत्र पढ़ने में केवल साक्षर लोग पढ़ सकते थे, तो अब यहाँ निरक्षर लोग भी समाचार टेलीविजन पर देखने भी लगे, सुनने भी लगे।
दूरदर्शन में मतलब समाचार पत्र और रेडियो इन दोनों का मिला जुला रूप हमें दूरदर्शन के रूप में देखने को मिल गया। यानी समाचार पत्र और रेडियो इन दोनों माध्यमों से जो एक वर्ग परोक्ष वर्ग था वो दूरदर्शन के लिए प्रत्यक्ष हो गया और उसमें लोग अधिक जुड़ने लगे। यद्यपि दूरदर्शन का माध्यम रेडियो और समाचार पत्र की तुलना में महंगा है, बहुत महंगा है। समाचार पत्र हम हर रोज खरीद सकते हैं, रेडियो भी सस्ता है, दूरदर्शन उससे ज़्यादा महंगा है। फिर भी एक सीमा तक शहरी दुनिया में तो अधिकतर आपको ये दूरदर्शन का सेट बॉक्स आपको मिल जा सकता है। उच्च और उच्च मध्य वर्ग तक ही ये सीमित है, लेकिन अब वो धीरे धीरे देहातों तक भी पहुंच गया है, गांव खेड़ों में भी पहुंच गया है। यद्यपि 1925 में तस्वीरों का प्रभावशाली प्रसारण करने वाले उपकरण थे जिसका एल बेयर्ड ने बनाया था, लेकिन वह यांत्रिक प्रणाली पर था, मैकेनिक प्रणाली पर था। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर पहली बार टेलीविजन का विकास 1930 में हुआ, ध्यान रखिए। रेडियो 1920 में आविष्कार हुआ, मतलब प्रसारण शुरू हुआ, 1921 में भारत में आ गया। 1921 में भारत में आ गया, परंतु दूरदर्शन को या टेलीविजन को भारत में आने के लिए कितने साल निकल गए ये भी ध्यान रखिए। 1930 में टीवी शुरू हुआ। 2 नवंबर 1936 में बीबीसी, जो पहले रेडियो की कंपनी थी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो उसने पहले रेडियो में प्रसारण आरंभ किया था, उन्होंने टीवी का भी प्रसारण आरंभ किया। लेकिन भारत में देखिए 1936 के बाद, बहुत बाद भारत में दूरदर्शन का आगमन प्रायोगिक स्तर पर हुआ 1959 में, लगभग 27 वर्ष के बाद। 15 सितंबर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस केंद्र से सप्ताह में 2 बार 60 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। 15 अगस्त 1965 से 1 घंटा दैनिक सामान्य सेवा कार्य आरंभ कर दिया गया। प्रारंभ में दूरदर्शन का उपयोग स्कूली शिक्षा और ग्रामीणों के विकास को ध्यान में रख करके किया गया था। ध्यान रखिए, दूरदर्शन का भारत में प्रारंभ शिक्षा के लिए हुआ था, लेकिन बाद में वो उद्देश्य अलहिदा हो गया, हाशिए पर चला गया। तदनंतर जनता की मांग और अनुकूल परिणामों से उत्साहित होकर शिक्षा, सामुदायिक विकास के साथ साथ मनोरंजन और सूचनात्मक कार्यक्रम भी प्रसारित होने लग गए। भारत में सबसे पहले टेलीविजन समाचार बुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रसारित हुआ। पहला समाचार बुलेटिन। दूरदर्शन की व्याप्ति 1975 से ज्यादा बढ़ने लग गई। अगस्त 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के आरंभ होने से भारत अंतरिक्ष युग से जुड़ गया। तत्पश्चात भारत ने उपग्रह की सहायता से 6 राज्यों, पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के 2400 गांवों में दूरदर्शन की सेवा प्रदान की। चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली बार दूरदर्शन के नियोजित विकास नीति बनाई गई, पहली बार। पंचवार्षिक योजना में भी इसका समावेश हुआ। उसके बाद चौथी पंचवार्षिक योजना में विकास नीति बनाई गई और इसी बीच 6 केंद्र शासित केंद्र के और 6 केंद्र दूरदर्शन के निर्माण हुए और 9 प्रसारण केंद्र बनाए गए। 1981-82 में भारतीय दूरदर्शन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष 9 जून 1981 में एप्पल नाम का एक उपग्रह छोड़ा गया और 1982 में इनसैट 1A नाम का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इनसैट उपग्रह की मालिका ने भारत में दूरदर्शन प्रसारण के द्रुत विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है।
इसी की बदौलत आज देश के 70% भूभाग और 80% आबादी तक दूरदर्शन पहुंच गया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, प्रसारण का कार्य हुआ था 1962 में, जब भारत में एशियाड खेलों का आरंभ हुआ था। और उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, मतलब टीवी उपकरण भी ब्लैक एंड व्हाइट था और प्रसारण भी ब्लैक एंड व्हाइट था। अब 82 से वह, मतलब पहली बार, मतलब 82 तक, मतलब 1959 से 1982 तक हमारा दूरदर्शन कृष्ण धवल या ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में ही था। उसके उपरांत जब एशियाई खेलों का प्रसारण हुआ तो ये दूरदर्शन रंगीन हुआ, उसकी तरंगे भी रंगीन हुई और रंगीन रेडियो टेलीविजन सेट भी आने लग गए। 19 नवंबर 1985 से दूरदर्शन पर इंटेक्ट नामक टेलीकास्ट सेवा प्रारंभ कर दी। 23 फरवरी 1987, ध्यान रहे, 23 फरवरी 1987 से प्रातःकालीन प्रसारण सेवा आरंभ हो गई और धीरे धीरे इसमें प्रसारण की कालावधि को बढ़ाई गई और 1996 में दूरदर्शन पर विज्ञापन सेवा का 86 में विज्ञापन सेवा का आरंभ हुआ और दूरदर्शन धीरे धीरे व्यावसायिक होता गया। 1993 में मेट्रो चैनल आ गया, पहली बार दूरदर्शन का मेट्रो चैनल, मतलब 2 चैनल शुरू हो गए। और फिर धीरे धीरे विदेशी चैनलों का आरंभ हुआ, जैसे जी टीवी, जी का चैनल आ गया, सोनी की सेवाएं आ गई और फिर बहुत से आ गए, स्टार आ गया वगैरह वगैरह। केबल के द्वारा ये प्रसारण हम अपने घर में देख सकते हैं, केबल वो भी है और फिर डिश एंटीना का भी सिस्टम आ गई। अब लगातार 24 घंटे दूरदर्शन पर प्रसारण होता है। दूरदर्शन के जितने भी चैनल हैं, टेलीविजन के जितने भी चैनल हैं, उन सभी चैनलों पर इस प्रकार से 24 घंटे आज प्रसारण होता है। एक और देखिए कि जहां मनोरंजन के क्षेत्र में जी है, सोनी है, स्टार है, सहारा है, सब टीवी जैसे मनोरंजक चैनल हैं, उसी प्रकार से समाचार चैनलों के अंतर्गत भी जी न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज, बाद में आप जिसको हम एबीपी न्यूज कहते हैं, एनडीटीवी है, सहारा राष्ट्रीय है, और ऐसे हजारों चैनल हमारे सामने आते। रिपब्लिकन, खास करके रिपब्लिक चैनल जो अर्णब गोस्वामी जी का है, वो सारे शुद्ध समाचार के भी चैनल आ गए। कुछ और केवल सिनेमा के चैनल है, जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, सीवीओ वगैरह वगैरह, बहुत सारे। तो दूसरी ओर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चैनल इस दृष्टि में है, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देने वाले, ज्ञान का प्रसारण करने वाले हैं, जैसे डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी है, दूरदर्शन का एकलव्य चैनल है, व्यास चैनल है, यूजीसी के अलग अलग चैनल हैं। ये सारे के सारों का प्रसारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कुछ संगीत चैनल भी है, वी टीवी, एम टीवी, अधिकारी ब्रदर्स की बहुत से चैनल, और ये सारे आपको मोबाइल में भी आप मिल जाएंगे, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ आ गया है। और दूसरी ओर देखिए कि एक और मनोरंजन है, संगीत है, ज्ञान विज्ञान की जानकारी है, उसी प्रकार से धार्मिक चैनल भी आ गए, कुछ संस्कार करने वाले संस्कार चैनल है। स्वामी रामदेव जी का वैदिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उसके अंतर्गत बहुत से धार्मिक चैनल हमारे आ गए, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, अनेक अनेक धर्मों के प्रवचनकर्ता आकर के अपनी अपनी बातें वहाँ विशुद्ध धार्मिक रूप में आपके सम्मुख रखते हैं। सिखों के भी चैनल है। दूसरी ओर जैसे कुछ व्यावसायिक फैशन चैनल भी आ जाते हैं, क्रीड़ा चैनल भी बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें आपको क्रिकेट देखने को मिल जाता है, या अन्य फुटबॉल, वॉलीबॉल, WWE जैसे खेल देखने को मिलते हैं। आरंभ में विदेशी चैनलों की भाषा अंग्रेजी थी, ध्यान रहे। मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा कि जब स्टार टीवी आ गया भारत में, तो उस समय एक प्रोग्राम चलता था माइंड योर लैंग्वेज नाम का। तो माइंड योर लैंग्वेज, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी लोगों के। तो उसकी तर्ज पर जबान संभाल के नाम की एक टीवी सीरियल आरंभ की स्टार पर, और तब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, इन विदेशी चैनलों में भी हिंदी कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हो गया। अब पूरी तरह से उसमें हिंदी छाई हुई है। साथ ही भारत की लगभग
हर भाषा के अपने अपने चैनल्स हैं। केवल हिंदी नहीं, केवल अंग्रेजी नहीं, मराठी के भी चैनल हैं, गुजराती की भी चैनल हैं, उड़िया के हैं, असमिया के हैं, तमिल के हैं, तेलुगु के हैं, कन्नड़ के हैं, तुलु के हैं, भोजपुरी भी हैं कुछ चैनल, कश्मीरी चैनल है। तो ये सारी भाषाओं में एक प्रकार से क्रांति की, और जो जिसको चाहिए वो उस प्रकार का टेलीविज़न आपको आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो केबल की भी आवश्यकता नहीं रही। डायरेक्ट टू होम के नाम पर हम देखते हैं कि सीधे डायरेक्ट टू होम के नाम पर हम देखते हैं कि सीधे हमारे डिश के माध्यम से हमारे घर में दूरदर्शन चल पड़ रहा है, दिख पड़ रहा है, और ये प्रसारण सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ दूरदर्शन केवल सरकारी चैनल है और बाकी के सारे व्यावसायिक चैनल बन चुके हैं जो विदेशी पूंजी के द्वारा चलते हैं। कभी कभी इस पर समाज विघातक भी बातें दिखाई जाती हैं, लेकिन उसका हमें उतना ध्यान नहीं देना है। हम ज़्यादातर दूरदर्शन की बात करेंगे। दूरदर्शन पर सूचनात्मक कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होते हैं, और केवल सूचनात्मक कार्यक्रमों के ही अनेक रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के भी अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। इस पे समाचार होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के साक्षात्कार होते हैं जिसको हम मुलाकातें कहते हैं। उसके बाद परिचर्चाएं होती हैं, विशेष रिपोर्ट होती हैं, फिल्में होती हैं, धारावाहिक होती हैं, संगीत होते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, खेलों के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, नाटक दिखाए जाते हैं, कुछ टॉक शो होते हैं, कुछ गेम शो होते हैं। ये बहुत से होते हैं ऐसे। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो समाचार के अलग अलग चैनल भी हैं, और दूरदर्शन पर भी अलग अलग रूप में समाचार में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े लोगों के साक्षात्कार होते हैं, लेखकों के साक्षात्कार होते हैं, नेताओं के साक्षात्कार होते हैं, बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति के, व्यावसायिकों के, उद्योगपतियों के साक्षात्कार दिखाए जाते हैं, खिलाड़ियों के साक्षात्कार दिखाए जाते हैं, अभिनेताओं के साक्षात्कार दिखाए जाते हैं, निर्देशकों के साक्षात्कार दिखाए जाते हैं, परिचर्चाएं होती हैं अलग अलग रूप में, विशेष रिपोर्टें होती हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं, उसमें अलग अलग भाषाओं की फिल्में होती हैं, संगीत के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। हमारे बचपन में जैसे छाया गीत जैसा कार्यक्रम था, मेरे ख्याल से रविवार में सुबह रंगोली जैसा कार्यक्रम हुआ करता था। छाया गीत तो बहुत ही प्रसिद्ध था। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम संगीत के हुआ करते थे। फिर खेलों के कार्यक्रम, धारावाहिक जैसे रामायण, महाभारत, हम लोग जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बाद में शक्तिमान जो छोटे बच्चों के लिए भी होते थे। इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, अच्छे अच्छे धारावाहिक, चंद्रकांता जैसा साहित्य पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, नाटक भी कुछ दिखाए जाते थे। खास करके हमारे बचपन में हर शनिवार मराठी चैनल पर पुराने संगीत नाटक दिखाए जाते थे, जैसे जय गंगे जय भागीरथी जैसा नाटक हो, पंडित राज जगन्नाथ जैसा नाटक हो, कटरा काजत गुसली जैसा नाटक हो। बहुत सारे संगीत नाटक हमें दिखाई देते थे। फिर गेम शो होते थे पहले कुछ, और उस गेम शो का, टॉक शो का एक रूप बाद में हमें कौन बनेगा करोड़पति के रूप में हमारे सामने आता है, जो हमें एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे सामने उस रीति से आती है। कुछ विशेष रिपोर्टें होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बारे में अगर देखा जाए तो प्रोफेसर हरि मोहन, जो इस दूरदर्शन क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं, वे लिखते हैं, इस टेलीविजन विस्फोट से नई सूचना क्रांति घटित हुई है, एक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुई है। लेकिन पत्रकारिता की जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन दुर्दैव है कि इतने बड़े समाचार चैनल आ गए, लेकिन जिस पर विश्वास किया जाए ऐसा कोई समाचार चैनल हमारे पास नहीं है। कोई में किसी में केवल मुलाकातें होती हैं, चिल्लाहट होती है, गड़बड़ाहट होती है, एक दूसरे को प्रश्न पूछे जाते हैं, म्यूट किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ कार्यक्रमों में हमने तो एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक के समाचार चैनलों में बातें देखी। तो ये थोड़ा सा जो पत्रकारिता की जो मूल भावना थी, जो मूल उसके उद्देश्य थे, वे सारे के सारे कुछ गड़बड़ा गए हैं। लेकिन इतना तो सही है कि इस प्रकार से सूचना क्रांति का एक विस्फोट हो चुका है, जो हम यहाँ वहाँ देखते हैं। इतना ही नहीं, हरिमोहन आगे कहते हैं कि हमारे देश में दूरदर्शन लोकप्रिय होने के प्रयास में सस्ते मनोरंजन की ओर झुक रहा है। जो अच्छा मनोरंजन होना चाहिए वो सस्ता मनोरंजन बन रहा है, और कुछ ऐसे जिसमें कुछ अश्लीलता हो, भोंडापन हो, फालतू चीज़ें हों, ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम दिखाई देते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको। एक फिल्म आपने मराठी की देखी होगी,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी मराठी में, लेकिन उसका जब दूरदर्शन में रूपांतरण पहले फिल्म बनने से पहले हुआ, वो बहुत इतना भौंडा था कि लोगों ने देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से दूरदर्शन पे सस्ते कार्यक्रम भी कुछ होते हैं, लेकिन हमारी याद में थे कुछ अच्छे कार्यक्रम भी दूरदर्शन पे, जैसे इंतज़ार जैसी सीरियल थी, अमीर खुसरो जैसी सीरियल थी। खास करके मेरी दृष्टि से बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली सीरियल हमारे श्याम बेनेगल जी ने बनाई थी, जिसका नाम था भारत एक खोज। बाद में उन्होंने संविधान नाम की भी सीरियल राज्यसभा के लिए बनाई, जिसको हमने स्पर्धा परीक्षा के ग्रुप पर शेयर किया था, शायद वो आपने देख ली होगी। तो देखिए कि सस्ता मनोरंजन भी हो रहा है, पत्रकार जो दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न पत्रकारों का उद्देश्य भी कहीं न कहीं डामाडोल हो रहा है। लेकिन यह ज़रूर है कि इसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत है और चिंतन करने की भी ज़रूरत है कि दूरदर्शन को हम कहाँ से कहाँ तक ले आएँ। दूरदर्शन के माध्यम से जो मनोरंजन है, दूरदर्शन के माध्यम से जो पत्रकारिता है, उसमें क्या स्थान होना चाहिए था और क्या हो गया है, इस पर भी बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। हमारा हो रहा है ऐसा कि 3 पीरियड हम हर रोज़ लेते हैं। प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का ऐच्छिक का, द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा का, और शुक्रवार शनिवार को तृतीय वर्ष की 2-2 तासिकाएँ होती हैं। तो हमारे डाटा की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तो लगातार हम 40 मिनट तो नहीं पढ़ा पाएँगे। कुछ 30 मिनट 35 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा सीमित करते हुए चलेंगे, ताकि डाटा जो शेष रहता है वो दूसरी तासिकाओं के काम में आ जाए। इसलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम बहुत ही प्रभावशाली दृक्श्राव्य माध्यम सिनेमा या फिल्म को या चित्रपट को हम, या हिंदी में जिसे चलचित्र कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके उपरांत परसों हम चर्चा करेंगे वह नव इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम आ गए हैं, उन पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के दिन हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।